हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं पिछले 22 सालों से टीचिंग कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके फिजिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, उनको दूर करने में मैं आपकी पूर्ण रूप से हेल्प कर पाऊंगा। आजकल हम कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को, जो कि हम कह रहे हैं कि आने वाले जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से इस सीरीज को जरूर देखें। और आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है मात्रक तथा मापन। आज हम सबसे पहले उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। 2013 से शुरू करेंगे और 2019 तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से 2013 में, वो इस प्रकार से है। एक भौतिक राशि P चार अन्य राशियों A, B, C तथा D से निम्न प्रकार से संबंधित है। P इज इक्वल टू A टू द पावर 3 B स्क्वायर C अपॉन CD। राशियों A, B, C, D के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2%, 3%, 4% है। राशि P में महत्तम प्रतिशत त्रुटि होगी। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो कब आया है? 2013 में आया है ये, पहली बात है। दूसरा जो हमें फार्मूला इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है P इज इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन CD। P इज इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन CD, ये हमारे को दे रखा है। और त्रुटियां क्या दी है हमारे को? जो A में दी है, A B C D में 1 2 3 4 दी है। ये दी है A B C और D में, इसको स्मॉल में बना लें, D में जो है क्रमशः वो 1%, 2%, 3% और कितनी है? 4% त्रुटि दी है। और हमें आपको ज्ञात करना है कि P में कुल प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर हमें P में क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है। प्रतिशत त्रुटि जो होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं, एक हमारी होती है आपेक्षिक त्रुटि। यदि आपेक्षिक त्रुटि में 100 से मल्टीप्लाई हम कर दें तो हमारे पास आ जाती है प्रतिशत त्रुटि। ध्यान रखिएगा इस फार्मूले को कि प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है, प्रतिशत त्रुटि बराबर आपेक्षिक त्रुटि मल्टीप्लाई 100। और आपेक्षिक त्रुटि किसी भी, यदि कोई हम ले लें चर A ले लें तो उसकी आपेक्षिक त्रुटि मान लेते हैं ये होगी डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई 100, इसके बराबर होगी जो प्रतिशत त्रुटि होगी A में। तो इन बेसिक फार्मूलों को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम पूरे जो हमारा लंबा प्रोसेस है उसको यूज कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। जब आप एक बार समझ जाएंगे कि आगे के क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले A में प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। तो A में जो हमें प्रतिशत त्रुटि दी है, यानी कि डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई 100, ये हमें दी है 1। इसी प्रकार B में कितनी है? 2। तो डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाई 100 बराबर दी है 2। इसी प्रकार C में है डेल्टा C अपॉन C मल्टीप्लाई 100 बराबर है 3। और इसी प्रकार D में है डेल्टा D, स्मॉल में लिख रहे हैं, डेल्टा D अपॉन D मल्टीप्लाई 100, ये बराबर कितनी दी है? 4। तो P में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो देखिए, पहले P में जो आपेक्षिक त्रुटि होगी, P में आपेक्षिक त्रुटि, उसका फार्मूला क्या होगा? ये बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए, जब ये पावर्स हमारे पास जो होती हैं उनको इस तरीके से लिखा जाता है कि जैसे 3 है तो 3 मल्टीप्लाई डेल्टा A अपॉन A, यानी कि A में आपेक्षिक त्रुटि, उसकी घात 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, प्लस B का स्क्वायर है तो 2 गुणा डेल्टा B अपॉन B, प्लस नीचे क्या है? C। भले ही हर में हो लेकिन आपको यहां प्लस ही करना है क्योंकि हम अधिकतम त्रुटि निकालते हैं, जैसा कि हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको डेरिवेशंस में समझाया था वहां। तो C है तो C में क्योंकि पावर्स इसकी कुछ नहीं दी हुई है, इसलिए इस लिखेंगे 1 गुणा डेल्टा C अपॉन C, प्लस फोर्थ हमारे पास क्या है? D की भी कोई पावर नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई डेल्टा D अपॉन D, ये हमारी आ जाएगी। तो ये P में आपेक्षिक त्रुटि हमने निकाली है। अब यदि P में आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो हमने कहा था आपेक्षिक त्रुटि में 100 की मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाती है? प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। तो लिखेंगे P में प्रतिशत त्रुटि, P में प्रतिशत त्रुटि, तो इन सब में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई 100, प्लस ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई
डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100। इसी प्रकार प्लस ये आ जाएगा, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सीधे डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100, और इसी प्रकार डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको। केवल आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो इस प्रकार से करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखिए डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू हमको दी है 1, तो लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100 कितनी है 2, तो लिख लिया 2 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100 कितनी दी है 3, तो लिख लिया 3। डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई 100 इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो ये लिख लेंगे 4। बस आपको इनको ऐड करना है, 3 बन जा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल हमारा 14। तो P में जो प्रतिशत त्रुटि आएगी, P में प्रतिशत त्रुटि, इसको हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये हमारी किसके बराबर होगी 14 के बराबर होगी। आपको ये बेसिक फार्मूले जरूर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चंस में तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं होंगे तो आगे के जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब इसका यदि आपको ये सब चीजें आती हैं तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या था कि आप ये देखिए ए में कितनी त्रुटि थी, ए में थी 1%, तो सीधे यहीं पर हम कर सकते थे 3 मल्टीप्लाई 1, बी की घात 2 थी तो लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बी में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 2, प्लस सी की कितनी है 3 और कोई घात नहीं है तो लिख लेंगे सीधे 1 मल्टीप्लाई 3, और इसी प्रकार डी में हमें क्या करनी थी 4, या जगह डी की घात नहीं है तो 1 है तो डी की घात कितनी होगी 4, यहीं पर आप जोड़ते तो ये भी कितना आता 14। तो इतना लंबा जो हमने आपको प्रोसेस बताई, आपको समझाने के लिए बताया, मुझे उम्मीद है आगे आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2014 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आए वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार यदि बल F, वेग v तथा समय t को मूल मात्रक मानकर लिया जाए तो द्रव्यमान की विमा होगी। तो हमें क्या क्या चीजें इन्होंने दे दी कि बल यानी कि एक लिया है F, एक लिया है वेग यानी कि v, और तीसरा हमारे को दिया है समय t यानी कि ये क्या है समय t। इनको कहा है मूल मात्रक मानिए, और तो हमें किसकी विमा निकालनी है, m की विमा ज्ञात करनी है, ये कैलकुलेट करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए ये प्रश्न काफी आसान है और हर बार नीट में आप कह लीजिए और बहुत बार ये जेई में भी ऐसे प्रश्न काफी बार रिपीट हुए हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको आगे तक काफी काम आएंगे। तो हमें इन्होंने कहा है कि आपको एम की विमा ज्ञात करनी है, जबकि आपको बल, वेग तथा समय की विमाओं को मूल मात्रकों के रूप में उपयोग में लाना है। तो इन प्रश्नों में आपको क्या करना है, सीधे लिखना है एम डिपेंड करता है किस पे, एफ, वी तथा टी पे, तीन राशियों पे एफ, वी तथा टी। लेकिन हमें यह पता नहीं है कि एम का इन राशियों के साथ संबंध कैसा है। तो हम क्या करते हैं, एफ की घात ले लेते हैं ए, वी की घात ले लेंगे बी और टी की घात लेंगे सी। ये ठीक प्रश्न वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने आपको थ्योरी में बताया था। एक दो एग्जांपल दिए थे कि सरल लोलक का आवर्तकाल टी, सरल लोलक की लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। विमी विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ठीक वैसे ही हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जिस राशि का हमको विमा ज्ञात करनी है उसे लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, और ये किन किन राशियों पर निर्भर है उन्हीं राशियों को लिख के उनकी घातें ए बी सी लिख लीजिए या एक्स वाई जेड लिख लीजिए। अब आपको वही विमी विधि का उपयोग करके एबीसी के मान ज्ञात करने, यहां पर रखने, आपका आंसर निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमने कहा दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर, तो लिखते हैं दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। एम क्या है, द्रव्यमान, और इसकी विमा लिखेंगे सबसे पहले, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर। तो विमा लिख ली जाए, एम की विमा क्या हो जाएगी, ये होती है एम की पावर 1, क्योंकि ये तो द्रव्यमान है, हम जान रहे हैं एम क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की विमा आप जानते हैं एम। एल की घात क्या होगी 0, और टी की घात भी क्या होगी 0। इधर की और ये क्या है एफ, बल। तो आप जानते होंगे बल की विमा जो होती है वो होती है एम एल टी -2, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की विमा m और त्वरण की विमा एल टी -2। क्योंकि f की पावर a है तो यहां पर भी पावर क्या आ जाएगी a। उसके बाद है v क्या है, वेग। वेग की विमा भी आप जानते हैं एल टी -1। ये आपको बेसिक बातें याद रखनी पड़ेगी। और v की पावर कितनी आ गई b। t क्या है हमारा समय। तो इसमें हम एक काम और कर रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं m की पावर 0, l
t माइनस वन, तीनों पदों में। ये है t यानी कि समय, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1 और इसकी पावर क्या होगी c। अब इधर तो ऐसे ही लिख लिया m1 l0 t0, इन सबको ऐड करना है। देखिए यहां m की पावर कितनी है 1, 1 में a की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा a आएगा, यानी कि m की पावर ये क्या होगी a। यहां पर है m की पावर 0, तो 0 में b की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहां m की कोई पावर नहीं है। यहां भी m की पावर 0 है तो कुछ यहां पर ऐड नहीं होगा। अब इस वाले स्टेप पे चलिए, यहां l की पावर कितनी है 1, तो 1 की a में मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर क्या आ जाएगी 1 की a में मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस वाले एल में चलिए, इस वाले एल में क्या है, इसकी भी पावर कितनी है 1, तो 1 की b में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b, और उस b को इसमें ऐड कर देना आपने प्लस b, क्योंकि हम जानते हैं यदि आधार एक जैसे हो, बीच में गुणा का निशान हो तो घातें जुड़ जाती है। यानी कि मैं लिख सकता था जैसे यहां पर था l की घात a और ये था l की घात b, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई हो रही है तो l की घात b, तो और यहां पर देखें तो l की घात कितनी है, ये 0 किसी में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, l की घात 0, तो ये भी l l l है, यानी कि इन्हें कहते हैं आधार और ये हैं घातें, और बीच में डॉट का अर्थ गुणा है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी, यानी कि घात a प्लस b प्लस 0, ये इसका मेथड है। तो ठीक ऐसे ही हमने यहां करा a प्लस b प्लस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो l की घात a प्लस b। अब तीसरा हमारा आ गया t, तो t की घात यहां -2 की a में मल्टीप्लाई होगी तो -2a, यहां t की घात -1 की b में मल्टीप्लाई होगी तो -b, और यहां पर है t की घात 1 की c में होगी तो प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये हमारे पास क्या आ गई कि इक्वेशन आ गई, ये हमने आपको समझाने के। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ की जो हमारी पावर्स हैं सेम पावर्स लेनी है। यदि आप यहां m की पावर ले रहे हो तो यहां पे m की पावर लेंगे, क्योंकि देखिए बीच में बराबर का निशान है, यहां भी m l t की अलग अलग पावर्स हैं, यहां भी m l t की पावर्स अलग अलग है, तो यदि बीच में बराबर का निशान है तो यहां m की जो पावर्स होगी वो बराबर होनी चाहिए यहां m की पावर से। ये हमारा क्या है होता है, विमी विधि का एक नियम होता है कि बाईं पक्ष की जो विमाएं होती हैं दाएं पक्ष की विमाओं के बराबर होनी चाहिए। तो इस विधि का उपयोग करेंगे तो यहां सबसे पहले m की घात की तुलना करें, लिखते हैं यहां पर लिख लेते हैं m l t की घातों की तुलना करने पर तो तुलना करें, सबसे पहले m की घात की तुलना करेंगे, फिर l की घात की तुलना करेंगे और फिर t की घात की तुलना करेंगे। तो यहां m की घात है 1, यहां m की घात है a, यानी कि आ गया 1 इज इक्वल टू a। यहां l की घात है 0 और यहां l की घात है a प्लस b, यानी कि 0 इज इक्वल टू a प्लस b। यहां t की घात कितनी है 0 और यहां t की घात है -2a माइनस b प्लस c, तो यहां लिख लेंगे 0 बराबर, यह आ गया -2a माइनस b प्लस c। अब a b c के मान ही आपको ज्ञात करने, तो किस प्रकार से करेंगे, यहां से आपको पता चल गया a का मान तो कितना हो गया 1, इस इक्वेशन में a का मान रखेंगे 1 तो क्या आ जाएगा, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी, पूरा ही सॉल्व करें तो यह 0 इज इक्वल टू a की जगह कितना लिख लिया 1 और b की जगह लिख लिया b, तो यहां से निकल गया b इज इक्वल टू -1, क्योंकि a दूसरी तरफ जाएगा 1 तो वो माइनस का 1 हो जाएगा। अब a का मान 1 b का मान -1, इस समीकरण में यदि रखें तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -2, a का मान है 1 माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 प्लस c, तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 1 प्लस c, तो ये 0 के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0 बराबर -1 प्लस c, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो हमें पता चल गया c की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -1 होगी, a की वैल्यू 1 हो गई। ये a b c के मान इस इक्वेशन में रखने हैं आपको, तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू f की पावर a यानी कि f की पावर a की वैल्यू कितनी होगी 1, v की पावर b यानी कि v की वैल्यू b की मान -1, और फिर आ गया t की पावर c, तो लिख लेंगे t की पावर c का मान क्या हो गया 1, v की घात -1 के प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू f t बटे क्या आ जाएगा v, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारे पास इन्होंने जो दिया है तो एफ टी अपॉन वी आना चाहिए, यानी कि एफ, तो देखिए जो डी पोर्शन है वो बिल्कुल सही है हमारा, ये इसको इस रूप में इन्होंने लिखा हुआ है, यानी कि एफ
इंटू वी माइनस वन इंटू टी ऐसे लिखा हुआ है। इस हिसाब से देखा जाए तो बी आंसर जो हमारा बिल्कुल क्या है, सी एफ वी, सॉरी ये डी आंसर, डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। एफ वी माइनस वन और टी ये, और ये यही हमारी क्या निकली है, विमा निकली। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। टू 2015 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आया था वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार किसी नलिका में बहने वाले द्रव के क्रांतिक वेग वीसी की विमा को ईटा की पावर एक्स, रो की पावर वाई, आर की पावर जेड से निर्दिष्ट किया जाता है, जहां एन, रो तथा आर क्रमशः द्रव का साम्यता गुणांक, द्रव का घनत्व तथा नलिका की त्रिज्या है। तो एक्स वाई जेड के मान क्रमशः होंगे। तो इन्होंने क्या क्या चीजें हमें दे दी है, ये कह रहे हैं जो क्रांतिक वेग है वीसी वह निर्भर करता है किस पर, एक ईटा की पावर एक्स, दूसरा हमको दिया घनत्व यानी कि रो की घात वाई, और तीसरा हमारे को दिया है नलिका की त्रिज्या आर की घात जेड पर। और ये हमारा क्रांतिक वेग है, ये साम्यता गुणांक है, ये घनत्व है, ये नली की त्रिज्या आर है, इस पर निर्भर करता है। तो हमें एक्स, वाई तथा जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल विमीय विधि का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इनकी विमाएं पता होनी चाहिए, तो विमाएं लिख लेते हैं। तो वीसी की विमा क्या होती है, वीसी क्या होता है, क्रांतिक वेग। तो क्रांतिक वेग की विमा जो होती है वो होती है एल टी माइनस वन। यदि पूरी फॉर्म में लिखा जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी माइनस वन। इसी प्रकार ईटा यानी कि रो, ईटा यानी कि साम्यता गुणांक की जो विमा होती है ये हमारी होती है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो इसको इसी रूप में हमने लिख लिया। तीसरा है घनत्व रो, घनत्व की विमा होती है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन यानी कि एम एल की घात माइनस तीन। तो इसको लिख सकते हैं एम की घात वन, यहां पर भी इसकी पावर वन लिख लेंगे, एम की घात वन, एल की घात माइनस थ्री, टी की घात जीरो। और चौथा हमारे पास क्या है, त्रिज्या आर यानी कि आर, आर की विमा क्या होती है एल। तो इसको लिख सकते हैं एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर जीरो। तो ये हमको विमाएं पता होनी चाहिए। और कोशिश कीजिएगा आप अपनी जो विमाएं हैं, जैसे मैंने एम एल क्यूब घनत्व की विमा होती थी, इसको मैंने एम एल टी की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि टी इसमें नहीं था तो उसकी घात मैंने जीरो लिख ली। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस इस स्थिति में कम होंगे। तो अब किस प्रकार से करना है, हम इस वाले समीकरण में दोनों पक्षों की विमाएं लिख रहे हैं। तो वीसी हमारा क्या है, क्रांतिक वेग, इसकी विमा एम जीरो एल वन टी माइनस वन। तो लिखेंगे एम जीरो एल वन टी माइनस वन बराबर, इधर क्या सबसे पहले ईटा, ईटा यानी कि हम कह सकते हैं साम्यता गुणांक की विमा एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन, यह जगह एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन, और ईटा की पावर कितनी है एक्स, तो यहां लिख लिया हमने एक्स। अब दूसरा आ गया घनत्व, घनत्व की विमा एम वन एल की घात माइनस तीन टी जीरो, एम वन एल की घात माइनस तीन टी जीरो, और इसकी घात कितनी हो गई वाई। और तीसरा हमारे पास क्या आ गया सूत्र में आर, जिसकी पावर जेड है। तो आर की विमा एम जीरो एल वन टी जीरो, तो क्या लिखेंगे एम जीरो एल वन प्लस का वन इंटू टी जीरो। ध्यान रखिएगा इन स्टेपों में गलती होने की काफी संभावना होती है, तो आप जब करें तो इनको थोड़ा सा ध्यान से जरूर कीजिएगा। अब हमें सारी विमाओं को समराइज करके लिखना है। तो यहां पर तो हमारी क्या आ गई एम की पावर जीरो, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, ये प्लस वन है, और टी की पावर है माइनस वन इज इक्वल टू, इन सब में एम एल टी की अलग अलग घातों को एक साथ लिखेंगे। तो देखिए एम की घात वन थी, वन की एक्स में मल्टीप्लाई होंगी तो कितनी आ गई एम की पावर एक्स। यहां पर भी एम की पावर वन थी, इसकी वाई में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा वाई प्लस का, और यहां m की पावर कितनी है जीरो, तो m की पावर x प्लस वाई। अब चले l में, तो l की पावर कैसे लिखेंगे, यहाँ l की पावर माइनस वन थी, माइनस वन की x में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया माइनस एक्स। यहां चले दूसरे ब्रैकेट में l की घात माइनस तीन थी, इसमें y की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस थ्री वाई आ जाएगा। और तीसरा वाला यहां पर l की पावर कितनी थी वन, वन की z में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा प्लस z। तो l की पावर भी आ गया m की। अब देखें t की पावर, यहां देखिए यहां पर t की पावर है माइनस वन की x में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस x, यहां भी t की पावर जीरो की y में जीरो, जीरो की z में जीरो, तो यहां हमारे पास क्या आ गया एक्सप्रेशन आ गया। अब हम जानते हैं विमीय विधि में ये कहती है कि
किसी भौतिक राशि के बाएं पक्ष की जो किसी समीकरण के बाएं पक्ष की जो विमाएं होती हैं दाएं पक्ष की विमाओं के बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो यहाँ m की जो घात होगी वो इस m की घात के बराबर होनी चाहिए। ऐसी l की घात यदि 1 है तो यहाँ इसके बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार दोनों पक्षों में t की घातें आपस में बराबर होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि दोनों पक्षों में m, l तथा t की घातें एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो उन्हीं की तुलना करेंगे। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में m, l, t की घातों की तुलना करने पर तो तुलना करते हैं सबसे पहले m की घात, फिर l की घात और t की घात की तुलना करते हैं। m की घात इधर कितनी है 0 और इधर m की घात कितनी है x प्लस y। अब l की घात की करें तो यहाँ है 1 और बराबर के l इधर देखिए -x माइनस 3y प्लस जेड, -x माइनस 3y प्लस जेड। अब t की घात यहाँ है -1 और यहाँ पर t की घात कितनी -x। तो आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कट गया, इनकी x बराबर तो आ गया 1। इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखें तो क्या आ जाएगा 0 बराबर x की वैल्यू 1 तो 1 प्लस y। तो यहाँ से निकल गया हमारा y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमको एक और पता चल गया y का मान कितना हो गया -1 के बराबर होगा। अब x तथा y के ये मान इस समीकरण में रख दें, इस वाली बीच वाली जो हमारी समीकरण थी, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास है। इस समीकरण में लिख सकते हैं बाएं पक्ष 1 इज इक्वल टू -x है तो x का घात -1 है तो ये आ गया -1 -3y तो y की पावर है -1 है, y -1 है तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, तो क्या आ जाएगा +3 और z की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है तो प्लस क्या आ गया z। तो इसको यदि सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा ये आ गया 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा 2 प्लस z आ गया। तो 2 इधर की ओर चले गया तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू -2 प्लस 1 यानी कि z इज इक्वल टू आ गया -1। तो हमें पता चल गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -1 के बराबर होंगे। अब यदि इसमें इसी x, y, z के ही मान हमको क्या करने थे, ज्ञात करने थे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसे करेंगे। 2015 में इस टॉपिक से एक और प्रश्न जो आया था वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार यदि ऊर्जा E, वेग V तथा समय t को मूल राशियों के रूप में प्रयोग किया जाए तो पृष्ठ तनाव की विमा होगी। किसकी विमा पूछ रहे हैं, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। तो इसका अर्थ है जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव वह डिपेंड करती है किस पर, इन तीनों राशियों पर, E पर और V पर और समय t पर, इन तीनों पर निर्भर करती है। तो सरफेस टेंशन को पृष्ठ तनाव को मान लेते हैं, S से निरूपित कर रहे हैं। पृष्ठ तनाव ये हमारा क्या है, पृष्ठ तनाव। ये जो पृष्ठ तनाव S है इन तीन राशियों पर निर्भर कर रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये इनकी घातें क्या होंगी, किस रूप से ये पृष्ठ तनाव इन पर कैसे डिपेंडेंट है। तो हम इनकी राशियां ले लेते हैं, मान लेते हैं इसकी पावर होगी हमारी A, इसकी पावर B और इसकी पावर C। जैसे अभी तक हम करते आए थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे इस प्रश्न को भी। तो ये हमारा पृष्ठ तनाव, ये हमारी ऊर्जा, ये हमारा वेग, ये हमारा t। तो हमें A, B, C की वैल्यू निकालनी है, तब देखना है कौन सा रिलेशन इसमें से सही होगा। तो सबसे पहले इनकी आपको विमाएं पता होनी चाहिए। तो पृष्ठ तनाव की विमा आप जानते हैं, पृष्ठ तनाव S इज इक्वल होता है F/L। तो इसकी विमा बराबर आ जाएगी, जो S की जो विमा होगी ये होता है चूंकि F/L के बराबर होता है तो ये M(L_t-2) बल की विमा होती है, L कट जाएगा तो M(t-2) हो जाएगी। इसी प्रकार E यानी कि हम जानते हैं ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि कार्य के बराबर होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन F/S। तो बल की विमा होती है M(L_t-2), उसमें L की मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो M(L²t-2). देखिए मैं इनको इस रूप में इसलिए लिख रहा हूं कि मान लो आपको डायरेक्ट यदि विमा याद नहीं है तो आप फार्मूले की हेल्प से भी ये ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, तो वहां से आप पृष्ठ तनाव की विमा निकाल लीजिए। आप ऊर्जा क्या होती है, कार्य, और ऊर्जा एक ही चीज है तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल की विमा M(L_t-2), उसमें लंबाई L की और गुणा करेंगे तो ML²t-2 के बराबर होगी। तीसरा हमारे पास क्या आ गया, वेग V। तो V की विमा तो आप जानते ही होती है L(t-1). और चौथा हमारे पास हो गया समय t, और t की विमा क्योंकि ये समय ही है तो इसकी विमा तो t की t ही होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था इसको किस रूप में आपको लिखना है, इसको लिख लीजिए, ये तो
m l की घात 0 और t की घात -2। ये तो ऐसे का ऐसे लिखेंगे m1 l स्क्वायर t -2। इसको लिख सकते हैं m0 l1 t -1 और ये t की हम लिख सकते हैं m0 l0 t1। तो ये विमाएं हमें इस फॉर्मूले में रखनी है। तो विमा रखें तो किस प्रकार से रखेंगे इसकी विमा, दोनों पक्षों की विमाएं रखें। तो इधर की विमा क्या आ गई m1 l0 t -2। ये किसकी विमा है, s की विमा, ध्यान रखिएगा इसकी विमा लिख रहे हैं m1 l0 t -2 बराबर दाहिने पक्ष में सबसे पहले e की विमा। तो e की विमा कितनी होगी m1 t l स्क्वायर t -2 m1 l स्क्वायर t -2 और इसकी पावर कितनी है, e की पावर कितनी है a, तो इसकी पावर लिख लेंगे a। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है v की है m0 l t -1, यह गया m0 l t -1 और ये है v की पावर क्या है b। इसी प्रकार तीसरा लिखेंगे, ये t की पावर जो c है और t का हमारा है m0 l0 t1 m0 l0 t1। तो थोड़ा सा इसको समराइज कर लिया जाए, सॉल्व करें तो m1 l0 t स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। अगला हमारे पास ये आ गया, यह हमारी -2 थी, तो देखिए -2 है। थोड़ा इनमें ध्यान जरूर दीजिएगा, यहां से यहां शिफ्ट करने में गलतियां हो जाती है, तो आप भी ध्यान रखिएगा। अगला इधर की ओर को इनको समराइज करें तो m या गया m की पावर कितनी है 1 की a में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया a। यहाँ m की पावर 0 कुछ नहीं, यहाँ m की पावर 0 कुछ नहीं, इसकी पावर कितनी थी c। अब l में चलें तो यह गया l का पावर है 2 की a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा। यहाँ l की पावर 1 की b में मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा। यहाँ l की पावर 0 है तो कुछ नहीं आएगा। अब चलें t में, यहाँ t की पावर है -2 की -a में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a। यहाँ t की पावर -1 की b में करेंगे तो -b और यहाँ t की पावर +1 की c में करेंगे तो +c। ये हमारे पास आ गया। तो पहले की तरह m l t की घातों की तुलना तो करेंगे सीधे। तो सबसे पहले m की घात की करेंगे, फिर l की घात की करेंगे और t की घात की करेंगे। m यहाँ पर कितनी है 1, तो 1 इजिकल टू यहाँ m की पावर कितनी है a, तो a आ गया। l की करें तो यहाँ l की पावर कितनी है 0 बराबर के इधर की तरफ, दाहिनी तरफ कितनी है 2a + b, तो लिख लेंगे 2a + b। अब t में चलें, यहाँ t की पावर कितनी है -2 और यहाँ पर t की पावर कितनी है -2a -b + c। तो हमें a b c के मान ज्ञात करने, तो यहीं से पता चल गया a की पावर, तो a की वैल्यू होगी 1। अब b की वैल्यू यदि निकालें यहाँ से तो इससे यदि वैल्यू रखें तो यह आएगा 0 इजिकल टू 2a, तो यह आ गया 2 × 1 + b। तो हमारे पास ये आ जाएगा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इजिकल टू -2 के बराबर आ जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम तीसरा निकालें, t की वैल्यू निकालें, क्योंकि a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -2 होगी, तो इन दोनों का मान इसमें रखें तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है t की वैल्यू, यहाँ से निकाल रहे हैं -2 इजिकल टू -2 a का मान कितना है -1, तो -2 ही आ जाएगा। -b और b का मान है माइनस, तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी प्लस, तो प्लस का 2 आ जाएगा और c हमारा यहाँ पर आ जाएगा +c। तो इससे तो ये कट गया, तो c बराबर क्या आ गया -2। तो हमें पता चल गया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -2 है। तो बस यही वैल्यूज हमें रखनी है। तो क्या आ जाएगा s इजिकल टू आ जाएगा सबसे पहले e, तो e की पावर कितनी थी a, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी 1। v, तो v की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू -2 और ऐसे है t और t की वैल्यू कितनी है c, यानी कि -2। तो इस हिसाब से हम देखें कौन सा हमारा सही होगा, E1 v -2 t -2, E1 v -2 t -2। तो जो ऑप्शन ए है ये वाला, ये हमारा सही है। बाकी आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन क्या हैं गलत। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 2017 में इसी टॉपिक से जो प्रश्न आया है वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार
स्मॉल सी, कैपिटल जी तथा ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमा वही है जो लंबाई की है, जहां सी प्रकाश का वेग, जी सार्थिक गुरुत्वीय स्थिरांक तथा ई आवेश है। यह भौतिक राशि होगी। तो फिर से प्रश्न वैसे ही दे दिया कि जो एल है वो किन राशियों पर निर्भर करता है। एक है सी, दूसरा है जी, और तीसरी राशि हमारी है ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 इन तीन राशियों पर निर्भर करता है। तो इसकी पावर हम मान लेते हैं x, इसकी पावर मान लेंगे y, और इस पूरी की पावर मान लेंगे z। इन तीन राशियों पर निर्भर करती है। तो अब हमें इसका सही रिलेशन बताना है। तो किस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे? प्रश्न को करने का बिल्कुल वही तरीका है, दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे, लेकिन हमें इनकी अलग अलग विमाएं ज्ञात करनी होगी। हम सी की विमा तो हम जानते हैं कि जो सी की हमारे पास विमा होती है वो होती है L-T-1, और C है तो M की पावर क्या होगी 0। दूसरा होता है कैपिटल जी। कैपिटल जी की विमा अभी हमने इससे पहले प्रश्न में भी निकाली थी, चाहे तो दोबारा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वह फॉर्मूला होता है F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से हम G की यदि विमा निकालें तो G बराबर होगा F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। विमा क्या होती है M L स्क्वायर T-2, ये F की विमा हो गई। MLT-2 ये F की विमा होगी, और साथ में क्या होता है L स्क्वायर बटे ये आ गया M मल्टीप्लाई M। M से M कट गया तो हमने कहा क्या होगी, G की विमा क्या आ गई, ये M ऊपर चली गया तो M-1, L2 और L1, तो L की पावर 3 और T की पावर -2। तो ये G की विमा भी हमारे पास आ गई। अब मेन है हमें इसकी विमा को कैलकुलेट करना है। इसकी विमा को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, हम जिस प्रकार 11th में ये न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, इसी प्रकार क्लास 12th में हमारा फॉर्मूला आया था कूलाम का नियम, और उसमें भी सेम ऐसी फॉर्मूला था। F इज इक्वल टू होता था, वहां कांस्टेंट होता था 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या थे? आवेश। तो पहला आवेश भी E ले लिया, दूसरा भी E ले लिया, और दोनों के बीच का क्या आ गया? स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की मैं यहां गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा? F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बराबर ई की ई में मल्टीप्लाई ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। तो ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 की जो विमा होगी वो F इंटू आर स्क्वायर के बराबर होगी। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 बराबर F का हमारे पास क्या होती है विमा? MLT-2, तो लिखेंगे MLT-2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि इंटू क्या आ गया? L स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ML स्क्वायर, ये 2 है और ये 1 हो गया, तो ML³ और T-2। ये हमारे पास ई स्क्वायर अपन 4πε0 की विमा आ गई। अब यही मान इस इक्वेशन को हम यहां पर रखेंगे, तो इसमें समीकरण में यदि विमाएं रखें तो L तो आप जानते हैं, L हमारी लंबाई है, इसकी विमा क्या होगी? M0 L1 T0। इस समीकरण की दोनों पक्षों की विमाएं यहां पर लिख रहे हैं। अब मेरे को लग रहा है समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये हमने यहां पर लिख ली। इसकी विमा लिखें बराबर, तो C की विमा हमने यहां पर लिखी है, ये C M0 L T-1, तो ये आ गया M0 L T-1, यार इसकी पावर कितनी हो गई? X। हमने इसकी पावर ली है X। G की विमा हमने निकालनी है M-1 L³ T-2, M-1 L³ T-2, और इसकी विमा कितनी है? Y। और तीसरा पद हमारा क्या है? ये, और इसकी विमा हमने निकाली है ये, और इसकी विमा की पावर है Z। तो ये आ गया M1 L³ T-2, और इसकी विमा क्या होगी? Z। तो कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा? M0 L1 T0। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा हम देखें तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले M की पावर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले M में जैसे हम पहले करते थे, तो सबसे पहले आ गया M, 0 की X में मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो गया, M की -1 की Y में मल्टीप्लाई होगी तो -Y हो गया, 1 प्लस का है Z में होगी तो प्लस Z, तो M की पावर -Y प्लस Z होगी। उसके बाद लेंगे L की पावर, L की पावर होगी 1 है, X में मल्टीप्लाई होगी तो X, इसमें ऐड हो जाएगी ये वाली 3 की Y में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 3Y, और तीसरी है L की पावर 3 की Z में होगी तो क्या आ गया? प्लस 3Z।
तो एल की पावर भी हमने निकाल ली। अब तीसरा हमारे पास हो गया टी। तो टी की पावर देखें, टी की पावर -1 की एक्स में मल्टीप्लाई होगी तो -x, -2 की y में होगी तो -2y, और -2 की z में होगी तो -2z। और यह हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। अब आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम दोनों पक्षों में m, l और t की पावर की क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इनकी घातों की। तो करते हैं, सबसे पहले m की घात की तुलना, l की घात की तुलना और t की घात की तुलना। तो m की घात की करें तो यहाँ m की घात कितनी है, बाएं पक्ष में बराबर की इधर की ओर, ये है 0 इजिकल टू, यहाँ दाएं पक्ष में कितनी आएगी -y प्लस z। l की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ l की पावर कितनी है x प्लस 3y प्लस 3z, x प्लस 3y प्लस 3z। और ऐसी t की पावर की करें तो यहाँ t की पावर कितनी है 0 लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ t की पावर कितनी है -x -2y -2z। तो तीनों हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब देख रहे हो हमें x y z की वैल्यूज निकालनी है। पहली इक्वेशन में तो केवल y z है, यदि इससे हम x को एलिमिनेट कर दें, x को हटा दें, तो हमारे पास y और z के मान आ जाएंगे। तो क्या कैसे हटाएंगे इन दोनों समीकरणों से, ये है समीकरण मान लेते हैं 1, ये वाली है 2 और ये वाली है मान लेते हैं 3। तो इन दोनों को यदि आपस में जोड़ दे तो x कट जाएगा और y और z में इक्वेशन आ जाएगी। तो लिखते हैं समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, ऐसा करें तो बाएं तरफ 1 प्लस 0 1 के बराबर इक्वल टू x प्लस का है, यहाँ x माइनस का है, ये कट जाएंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। 3y प्लस का है 2y माइनस का है तो ये आ जाएगा y। यहाँ पर भी देखें 3z प्लस का है 2z माइनस का है तो यहाँ पर आएगा प्लस z। ये मान लेते हैं इक्वेशन आ गई 4। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 y -y प्लस z है और इक्वेशन 4 1 इज इक्वल टू y प्लस z है। इन दोनों को आपस में ऐड कर दे तो y कट जाएगा, z की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 4, दोनों को जोड़ दें तो 0 और 1 तो क्या आ गया 1 इज इक्वल टू y, यहाँ माइनस का है, ये वाला y प्लस का है, कट गया, ये क्या आ गया 2z। तो यहां से हमारा निकल गया z इज इक्वल टू 1/2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। तो अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में यदि z का मान 1/2 रख दे तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू y की जगह -y है प्लस z की वैल्यू 1/2, तो 1 y उधर ले जा लें तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2। तो हमें y की वैल्यू भी पता चल गई। अब y तथा z की वैल्यूज को समीकरण 2 या 3 किसी भी एक में रख देते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 2 से, इसमें रखते हैं तो समीकरण 2 कितनी है 1 इज इक्वल टू हमारे पास y और z की वैल्यू है 1/2 तो x को ऐसे ही रख लेंगे प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस ये भी 3/2 प्लस 3/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं x प्लस 6/2। एक्स उधर ही रहने देते हैं और 1 माइनस 6/2 इधर लाएंगे तो 1/6, ये आ गई 1 माइनस ये 1 6/2 को इधर लाए तो -6/2 और 6/2 किसके बराबर हो गया 3 के बराबर आ गया, यानी कि 1 माइनस 3 यानी कि कितना आ गया -2। तो हमारे पास x की वैल्यू -2 आ गई, लिख भी लेते हैं x बराबर क्या है -2, y बराबर 1/2 और z बराबर भी है 1/2। ये वैल्यूज यदि यहां रखें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा L इज इक्वल टू x की वैल्यू -2 है तो ये आ जाएगा 1/c² या c की पावर -2 लिख लेते हैं पहले। फिर g की वैल्यू y तो g की वैल्यू 1/2 और e²/4πε0 की वैल्यू e²/4πε0 की वैल्यू भी कितनी है 1/2। तो इसका अर्थ है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यदि इसको यहां पर हम लिखें तो L इज इक्वल टू यह आ जाएगा 1/c² और बाकी पूरा का पूरा अंडर रूट में आ जाएगा √g इंटू e²/4πε0। तो इस हिसाब से हम देखें कौन सा उसका ऑप्शन सही है। 1/c² g इंटू e²/4πε0 की पावर 1/2, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
केवल ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही आंसर है, आप चेक कीजिएगा, बाकी ऑप्शन क्या है गलत। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। 2019 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आया था वो इस प्रकार से, इसके अनुसार एक प्रयोग में भौतिक राशि ए बी सी तथा डी में, एक और चर है डी में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2%, 3% तथा 4% है, अतः भौतिक राशि x में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। किस में पूछ रहे हैं, भौतिक राशि x में, जबकि x की वैल्यू क्या है, a² b की घात 1/2, c की घात 1/3 और d की घात d की घात 3 है। तो हमें याद करना है, हम जानते हैं प्रतिशत त्रुटि का क्या अर्थ होता है। यदि a में प्रतिशत त्रुटि 1% है, इसका अर्थ है डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई 100 बराबर किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसी प्रकार डेल्टा b बटे b मल्टीप्लाई 100 बराबर किसके बराबर है, 2% के बराबर है। 1% है, ये 2% है। इसी प्रकार तीसरा देखें, डेल्टा c बटे c मल्टीप्लाई 100 बराबर 3 है, और डेल्टा d बटे d मल्टीप्लाई 100 बराबर कितनी, 4। ये हमें दे दिया है, और हमें x में प्रतिशत त्रुटि जानते हैं। तो हम जानते हैं जो x में भिन्नात्मक त्रुटि होती है डेल्टा x बटे x, उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा, अब ये 4 राशियों पर निर्भर है। देखिए तो इसको कैसे निकालेंगे, डेल्टा x बटे x जो भिन्नात्मक त्रुटि होगी वो बराबर होगा, इसकी घात है 2, तो a की घात 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई डेल्टा a अपॉन a। और क्योंकि ये क्या कर रहा है, अधिकतम त्रुटि इसमें निकालनी होती है, तो b के लिए कैसे निकालेंगे, प्लस का निशान, इसकी घात कितनी है, 1/2 गुणा b के लिए क्या आ जाएगी, b में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा b बटे b। इसी प्रकार c, भले ये हर में है लेकिन इसके लिए भी नियम यही होगा, 1/3 मल्टीप्लाई डेल्टा c बटे c, और प्लस ऐसे d के लिए निकालेंगे तो d की घात है 3, तो ये आ जाएगा 3 गुणा डेल्टा d बटे d। तो ये तो भिन्नात्मक त्रुटि है। हमें क्या दे रखी है प्रश्न में, प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में हमने क्या करनी है, 100 के गुणा कर देनी है। तो ये आ जाएगा डेल्टा x बटे x मल्टीप्लाई 100 बराबर ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई डेल्टा a बटे a मल्टीप्लाई 100 प्लस 1/2 गुणा डेल्टा b बटे b मल्टीप्लाई 100 प्लस 1/3 डेल्टा c बटे c मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 गुणा डेल्टा d बटे d मल्टीप्लाई 100। तो हमने बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए ये हमें याद करनी है, ये क्या है, x में प्रतिशत त्रुटि, x में प्रतिशत त्रुटि को प्रदर्शित कर रहा है, बराबर ये डेल्टा a बटे a इंटू 100, ये हमें a में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 1, तो क्या आ जाएगा 2 गुणा a, प्लस डेल्टा b बटे b गुणा 100, यह गया 1/2 गुणा, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 2 गुणा 2 प्लस 1/3, और डेल्टा c बटे c गुणा 100, ये क्या है, c में प्रतिशत त्रुटि जो कि 3 के बराबर है, तो क्या आ जाएगा गुणा 3 प्लस 3 गुणा डेल्टा b d बटे d गुणा 100, ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है, कितना आ गया 4। तो अब इसे कैलकुलेट करना है, 2 एकम 2, इससे कट गया, कितना आ गया 1, प्लस 3 से 3 कट गया 1, और 3 चको 12, 12 13 14 15 16, तो कितनी आ गई, x में जो प्रतिशत त्रुटि आई वो किसके बराबर होगी, 16 के बराबर होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो कितनी होगी, ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि त्रुटि किस में आएगी, प्रतिशत में आएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कई सारे हमने इसमें ऐसे प्रश्न करे हैं, आपको कई बार बताया है कि यह जो पावर्स चाहे आपके अंश में हो, गुणा में हो अथवा भाग में हो, क्योंकि हमें अधिकतम त्रुटि निकालनी होती है, इसलिए इन सब को धनात्मक ही लेते हैं। तो मुझे लगता है काफी आसान है, कई बार रिपीट हो गए प्रश्नों को। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने जो 2013 से लेके 2019 तक के जो प्रश्न थे इस चैप्टर के, उनको कंप्लीट किया। 2018 में इससे कोई प्रश्न नहीं आया था, इसलिए हमने नहीं कराया है। तो मुझे लगता है ये आपको काफी आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपके कहीं पर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसका मैं आपको समय रहते जवाब दे पाऊँ। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।